महेश, एक मैं हूं जो पूरे दिन घर के काम करके थक जाती हूँ, और एक तुम्हारी माँ है जिनसे एक काम ढंग से नहीं होता। अभी कल ही की बात है, मैं किट्टी पार्टी में जाने से पहले तुम्हारी माँ से बोल भी गई थी कि सोनू को खाना खिला देना, मगर नहीं, उन्हें उनके टीवी सीरियल से फुर्सत मिले तब ना। मैं जब किट्टी पार्टी से वापस आई तो मैंने देखा सोनू तब तक भूखा था, इसलिए मुझे देखते ही खाना मांगने लगा। तुम्हारी माँ से तो ठीक से सोनू का ध्यान भी नहीं रखा जाता, झुंझलाते हुए बोली काव्या। महेश ने तुरंत अपनी माँ सावित्री जी को आवाज लगाई। सावित्री जी महेश की आवाज सुनते ही रसोई से बाहर आई। महेश बोला, माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कल आपने सोनू को खाना नहीं खिलाया। काव्या सोनू को आपके भरोसे छोड़कर इसलिए जाती है ताकि आप सोनू का अच्छे से ध्यान रखें। सावित्री जी बोली, बेटा, जब काव्या लौटी तब सोनू को खाना खाए 2 घंटे बीत चुके थे, इसलिए सोनू को फिर से भूख लग गई होगी। मैंने सोनू को भरपेट खाना खिलाया था, मगर बच्चों को तो खेल कूद कर वापस भूख लग जाती है, तुम तो जानते ही हो। इसलिए काव्या को देखते ही वो वापस खाना मांगने लगा। काव्या बोली, मम्मी जी, रसोई से ये खुशबू क्यों आ रही है? क्या बना रही हैं आप रसोई में? सावित्री जी खुशी से बोली, बेटा, आज महेश की पसंद का आटे का हलवा बनाया है मैंने। पति मनोहर जी के निधन के बाद सावित्री जी घर की काम वाली बाई बन के रह गई थी। मनोहर जी के राज में उन्हें कभी इतना काम नहीं करना पड़ा था जितना वे बुढ़ापे में कर रही थी। काम ना करती तो क्या करती, बेटा बहू घर की जिम्मेदारियां ठीक ढंग से निभाते कहां थे। उन दोनों को पार्टी करने से फुर्सत मिले तब तो वे घर देखेंगे। आए दिन अपने बेटे सोनू को छोड़कर काव्या भी घर से निकल जाती, और सावित्री जी दिन भर घर में चक्कर घिन्नी की तरह घूम घूम कर काम करती रहती। काव्या ने जैसे ही आटे के हलवे का नाम सुना, वो गुस्से में सावित्री जी से बोली, आपको कितनी बार कहा है महेश को ज्यादा घी तेल मसाले वाला खाना मत दिया करो। अब ये इतना भारी खाना नहीं खाते। पहले की बात और थी, मगर जब से मैं शादी करके आई हूँ मैं इनकी सेहत का खूब अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अगर मैं इनकी सेहत का ध्यान ना रखूं तो आप ऐसा खाना खिला खिलाकर इन्हें मोटा ही कर देंगी, और शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां लोग बहुत मेंटेन रहते हैं। यहाँ सबको अपनी सेहत का बहुत ध्यान है। कोई घी तेल वाला खाना नहीं खाता। मैं आपसे पहले भी कई दफा कह चुकी हूँ, मगर आपके कानों पर तो जूं ही नहीं रेंगती। आपका बेटा कितना फिट है जब से मैंने इनकी सेहत का ध्यान रखना शुरू किया है, वरना आप तो घी तेल खिला खिलाकर हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ ही करती थी। पीछे से महेश भी बोला, माँ, तुम भी ना हद ही कर देती हो। जब देखो ज्यादा घी वाला खाना बना देती हो। मैं और काव्या ज्यादातर डाइट कर रहे होते हैं, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। इस बार आखिरी बार कह रहा हूं माँ, बचपन की पसंद जिंदगी भर की पसंद बनी रहे ये जरूरी नहीं होता। धीरे धीरे पसंद बदल जाती है, इसलिए आप सिर्फ वही खाना बनाएं जो काव्या आपसे बनाने को कहती है। फालतू अपना दिमाग ना लगाएं। सावित्री जी कुछ नहीं बोली और वापस चुपचाप रसोई में काम करने चली गई। ये वही बेटा था जो रसोई में बन रहे आटे के हलवे की खुशबू से दौड़ा चला आता था और कहता था, माँ, सबसे पहले मुझे हलवा देना, कहीं हलवा खत्म ना हो जाए। तो सावित्री जी बड़े प्यार से कहती, हलवा खत्म हो भी गया तो तू क्यों फिक्र करता है, मैं और हलवा बना दूंगी। ये सुनकर महेश खुश हो जाता। हलवे से महेश का प्यार कभी छुपा नहीं था, इसलिए सावित्री जी हर महीने महेश के लिए हलवा बनाती, और महेश खूब चाव से खाता भी था। मगर शादी के बाद काव्या ने महेश पर बहुत सारी बंदिशें लगा दी थी। काव्या कहती, महेश, तुम्हारी तोंद बाहर निकल आई है, खाने में घी तेल मसाला मत खाया करो, और हाँ, तुम्हें मेंटेन भी तो रहना है, वरना सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी हमारी। देखो, मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी मिसेस शर्मा सारा खाना डाइट चार्ट के हिसाब से खाते हैं, हमें भी डॉक्टर से डाइट चार्ट तैयार करवा लेना चाहिए। और महेश ने भी दूसरे ही दिन डॉक्टर से परामर्श कर डाइट चार्ट लिखवा लिया। अब उन दोनों का सारा खाना डाइट चार्ट के हिसाब से होता था। अब तो साल में एक बार भी महेश हलवा नहीं खाता था, मगर आज सोनू के लिए सावित्री जी ने हलवा बनाया तो सोचा थोड़ा ज्यादा ही बना दे ताकि थोड़ा महेश खा लेगा। वैसे भी इतना सा हलवा खा लेगा तो मोटा थोड़े ही हो जाएगा। सावित्री जी उनके पोते सोनू के लिए रोज कुछ ना कुछ वैरायटी वाला खाना बनाती, और सोनू को भी दादी के हाथों से बना खाना बहुत पसंद आता था। सोनू जब भी दादी से पूछता कि वो रोज इतना अच्छा अच्छा और इतना घी वाला खाना क्यों बनाती है, सावित्री जी मुस्कुराकर कहती, बेटा, हमारे जमाने में तो लोग कितना घी खाते थे, तभी तो इतने मजबूत रहते थे। शरीर में घी तो किसी ना किसी बहाने थोड़ा थोड़ा जाना ही चाहिए, तभी तो तंदुरुस्ती रहती है। इतना कहते ही
उन्हें अभी थोड़े दिन पहले का वाकया याद आ गया। अभी कुछ रोज पहले ही तो महेश को चक्कर आ रहे थे। डाइट का खाना मजबूती थोड़े देता है, यही सोचकर सावित्री जी ने थोड़ा ज्यादा हलवा बना दिया था। मगर वे कहाँ जानती थी कि हलवे को लेकर उन्हें बहू बेटा इतना सब सुना देंगे। साल में एक दिन अगर महेश माँ के हाथ का हलवा थोड़ा चख लेता तो उसका क्या बिगड़ जाता। अब ऐसे ही दिन निकालने हैं, सोचकर उनकी आंखें भर आईं। मनोहर जी के निधन के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी सावित्री जी। घर में बेटा बहू सिर्फ नाम मात्र के थे, कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता था सावित्री जी से। काव्या को सावित्री जी फूटी आंख न सुहाती। दिन भर रसोई का काम और सोनू को संभालने के बाद भी सावित्री जी की घर में कोई इज्जत नहीं थी। काव्या ने उन्हें कभी इज्जत नहीं दी और महेश वो भी सिर्फ काव्या की हाँ में हाँ मिलाता। काव्या दिन भर अपनी ही दुनिया में मशगूल रहती, कभी किटी पार्टी में जाना, कभी शॉपिंग करना और कभी बाहर खाना खाने जाना, बस उसके यही शौक थे। जब सारी सहेलियां काव्या के घर किटी पार्टी करने आती तब भी बेचारी सावित्री जी ही सारी रसोई संभालती। सब सहेलियां और काव्या खूब मजा करती और सावित्री जी उनका तो जैसे कोई वजूद ही ना हो। वैसे भी मनोहर जी जब तक थे तब तक सावित्री जी का भी मान सम्मान था, मगर जैसे ही मनोहर जी का निधन हुआ वे घर की काम वाली बाई बनकर रह गई थी। आधे से ज्यादा वक्त सोनू को सावित्री जी ही संभालती। फिर भी बाहर से आकर काव्या सावित्री जी को ताने मारती और महेश को भी भड़काती। काव्या को सावित्री जी की कोई आदत ना भाती। वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती ताकि उसे सावित्री जी का मुंह ना देखना पड़े। सावित्री जी बेटे बहू से कुछ बहस नहीं करती थी क्योंकि वो घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी। उन्होंने रसोई में ही मन लगा लिया था। सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान की पूजा करके वो रसोई में लग जाती। वे भी व्यस्त रहना चाहती थी ताकि उनको ये सब सहन करने की शक्ति मिल सके। बेटे बहू जब चाहें कुछ भी ताना मार देते, मगर सावित्री जी सुनकर अनसुना कर देती क्योंकि वे जानती थी एक ही घर में रहकर एक दूसरे से बैर क्या रखना। भले ही काव्या ने उन्हें कभी मां नहीं माना था, मगर उन्होंने काव्या से कभी झगड़ा नहीं किया और वे जान चुकी थी अपना बेटा ही इतने सालों में अपना ना हो सका तो बहू से क्या कहना। महेश भी तो अपनी मां पर ही निशाना साधता था। उसे अपनी पत्नी की एक कमी नजर नहीं आती। दिन भर मां कितना काम करती है ये ना बेटे को दिखता ना बहू को। सावित्री जी सभी के लिए चाय बना रही थी तो शक्कर खत्म होने को था। वे काव्या से बोली, बहू शक्कर मंगवा देना, खत्म होने वाला है। ये सुनते ही काव्या फिर से गुस्से में बोली, क्या इतनी जल्दी शक्कर खत्म होने वाला है? अभी पिछले महीने ही तो मंगवाया था। आप तो हमको तेल घी और शक्कर खिला खिलाकर मार ही डालोगी। और वो महेश महेश बोलकर आवाज लगाने लगी। महेश के आते ही काव्या बोली, महेश आपकी माँ के हाथों से सामान बहुत वेस्ट होता है, कभी घी खत्म तो कभी शक्कर खत्म। पता नहीं कैसे सामान इतनी जल्दी खत्म कर देती है। घर में हम 3 लोग तो हैं सिर्फ। सोनू तो अभी छोटा है, मगर आए दिन इनका रोना लगा ही रहता है कि रसोई में ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया। महेश बोला, माँ तुमसे कितनी बार कहा है हम लोगों के खाने में कम शक्कर और कम तेल घी डाला करो, मगर जिस तरह से सामान जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है उस तरह से तो एक ही बात समझ में आ रही है कि आप खाने में ज्यादा सामान का प्रयोग कर रही है। सावित्री जी बोली, बेटा अगर खाने में तेल घी मसाला होता तो तुम दोनों क्या मुझे दूसरी बार रसोई में खाना बनाने देते? सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते रोते सोचने लगी, जो खाना बनाता है वही जानता है कि सामान कैसे खत्म होता है। काव्या तो कभी रसोई में आती ही नहीं थी तो उसे कैसे पता चलता कि सामान कैसे खत्म होता है। और सावित्री जी तो बेचारी कम तेल मसाले का ही खाना बनाती थी क्योंकि उन्हें बेटे बहू की डांट थोड़ी सुननी थी। खाने की शौकीन सावित्री जी ने तो बरसों पहले स्वादिष्ट खाना खाया था और एक जमाना हो गया था ऐसा स्वादिष्ट खाना खाए। मनोहर जी जब जिंदा थे तरह तरह के पकवान बनवाते, कभी चाट, कभी पकौड़ी, कभी रसमलाई तो कभी गाजर का हलवा, और सावित्री जी को भी बड़े चाव से खिलाते। जब सावित्री जी कहती, आप मुझे क्यों जिद करके ये सब खिलाते हो, तब मनोहर जी बड़े प्यार से कहते, सावित्री मेरे साथ खा लो, बाद में पता नहीं बहू तुम्हें ये सब खाने का मौका दे ना दे। सावित्री जी को वो पल याद आ गए क्योंकि अब बस बेटे बहू की पसंद का ही तो खाना बनता था और उसमें भी 100 खोट निकाल दिए जाते थे। सावित्री जी खुद भी वो डाइट वाला खाना ही खा लेती थी क्योंकि काव्या को तो वैसे भी यही लगता कि सब सामान इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाता है, और उस पर कहीं सावित्री जी ने अपने लिए अलग से खाना बना लिया तो काव्या यही कहेगी कि इन्हें बहुत आदत है तेल घी खाने की।
यही सोचकर बेचारी सावित्री जी अपने लिए अलग खाना नहीं बनाती थी। काव्या बोली, महेश, अब मुझसे इस बुढ़िया की आदतें और बर्दाश्त नहीं होती। ये तो हमें ज्यादा मसाले खिला खिलाकर मार ही डालेंगी। मैं तो कहती हूँ इनका कहीं और इंतजाम कर दो। वैसे भी ये घर में करती ही क्या है, एक खाना ही तो बनाती है। इनके बिना भी खाना बन जाएगा। हम एक कुक रख लेंगे। कुक तो स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और हमें इनके बोरिंग खाने से भी आजादी मिल जाएगी। महेश बोला, हाँ काव्या, मुझे भी यही लगता है। तुम्हें याद है हमारे घर से दूर उस दिन हमने कार में से जो वृद्धाश्रम देखा था, वो कैसा रहेगा? काव्या बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वहां का नंबर गूगल से निकालकर इनका फॉर्म भर देते हैं। वैसे भी ये जितनी जल्दी जाएंगी उतनी जल्दी घर में सुकून होगा। सावित्री जी ने रसोई से जब ये सब सुना तो उन्हें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बहू तो बहू, बेटा भी मुझे यहां से भेजना चाहता है। उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए वो सहम गई कि वे अब क्या करेंगी। क्या बचे हुए दिन वृद्धाश्रम में निकालेंगी? जिस घर में पहली बार मनोहर जी के साथ कदम रखा था, जो घर प्यार से मनोहर जी ने खरीदा था, उस घर से उन्हें हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। जिस घर को संवारने सजाने में उन्होंने बरसों लगा दिए थे, जिस घर में उनके साथ मनोहर जी की यादें जुड़ी हुई है, यहाँ की हर चीज उन्हें मनोहर जी का साथ महसूस करवाती है। वो घर वे छोड़कर कैसे जाएंगी? वे मनोहर जी की यादों के आशियाने को छोड़कर कैसे रह पाएंगी? सावित्री जी मनोहर जी की तस्वीर को एकटक देखकर रोने लगी। उन्हें अतीत की बातें याद आ गई, जब मनोहर जी ने बहुत प्यार से एक घर खरीदा था। बड़े खुश थे दोनों पति पत्नी कि खुद का एक घर हो गया। किराए के मकान में वैसे भी बहुत साल निकाले थे दोनों ने। तब कहीं जाकर खुद के घर में आई थी सावित्री जी। महेश 5 साल का रहा होगा तब। मनोहर जी ने घर सावित्री जी के नाम पर खरीदा था। सावित्री जी बोली, आपने ऐसा क्यों किया? घर हमारे बेटे के नाम पर लेते, मेरे नाम पर क्यों लिया? तब मनोहर जी बोले, कल को मैं रहूं ना रहूं सावित्री, क्या पता। और बेटा बहू अगर तुम्हें रखने से मना कर देंगे तो तुम कहां जाओगी? तुम्हारा क्या होगा? सावित्री जी बोली, आप भी ना, ऐसा क्यों सोचते हो? क्या आपको अपने खून पर विश्वास नहीं है? मनोहर जी बोले, वक्त कब क्या रंग दिखाता है सावित्री, कोई नहीं जानता। इसलिए ये घर मैं तुम्हारे नाम पर ही लूंगा। सावित्री जी को जैसे ही सारी बातें याद आई, उनमें एक शक्ति आ गई, एक हिम्मत आ गई, जैसे मनोहर जी कह रहे हो, सावित्री, ये घर तुम्हारा है, तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। ये दोनों होते कौन है? तुम्हें वृद्धाश्रम भेजने वाले। शाम को सावित्री जी ने सिर्फ अपनी चाय बनाई और बाहर बालकनी में बैठकर चाय पीने लगी। काव्या दोपहर की नींद के बाद जागी और रसोई में गई तो देखा कि उसकी और महेश की चाय बनी हुई नहीं है। वो तिलमिलाती हुई बाहर आकर बोली, मेरी चाय कहाँ है? आज आप अकेले अकेले ही चाय पी रही हैं। सावित्री जी बोली, बहू, अब से तुम्हारी और महेश की चाय तुम ही बनाओगी, और चाय ही क्या, खाना भी पूरा तुम ही बनाओगी। वैसे भी मेरे हाथों चाय पत्ती, शक्कर, तेल, घी, मसाला सब खत्म हो जाता है, तो तुम अपनी गृहस्थी खुद ही संभाल लो। काव्या बोली, हाँ माँ जी, वैसे भी आपके चले जाने के बाद ये गृहस्थी मुझे ही तो संभालनी है, तो अभी से ही सही। महेश भी सब सुन चुका था। वो बोला, माँ, हमने तुम्हारा फॉर्म एक वृद्धाश्रम में भर दिया है, तुम अपना सामान पैक कर लेना, कल ही हम तुम्हें वहां छोड़ आएंगे। ये रोज रोज के ड्रामे तो खत्म हो जाएंगे। सावित्री जी बोली, हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम, ये रोज रोज के ड्रामे खत्म करने का वक्त आ गया है। बस फर्क इतना है कि इस घर से मैं नहीं, तुम दोनों जाओगे। ये घर मेरे पति ने मेरे नाम पर लिया था, चाहो तो तुम कागजात देख सकते हो। इस घर पर पहला हक मेरा है, इसलिए कल ही अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चले जाओ यहां से। महेश और काव्या सकते में आ गए। महेश दौड़ा दौड़ा अपने कमरे में गया और अलमारी खोलकर कागजात देखने लगा, जिसमें साफ साफ लिखा था, ये घर पापा ने माँ के नाम खरीदा था। काव्या भी पीछे से आई और कागजात देखने लगी। दोनों पति पत्नी बाहर आकर सावित्री जी से माफी मांगने लगे। महेश अपने बेटे सोनू को माँ के हाथ में देकर बोला, माँ, तुम सोनू के साथ ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम इसकी खातिर हमें घर से मत निकालो। सावित्री जी का मोम जैसा दिल आज पत्थर बन चुका था। वे बोली, आज तुम जो मेरे साथ करने वाले थे, मुझे वृद्धाश्रम भेजने वाले थे, कल को भगवान ना करे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ वही करे महेश, तो मैं तुम लोगों को आजाद करती हूँ आज। जहां जाना है जाओ, जहां रहना है रहो, वापस यहां अपना मुंह ना दिखाना कभी। और हाँ, मेरे मरने पर मेरे शरीर को आग देने
या मेरी अस्थियों को विसर्जन करने का हक भी मैं तुमसे छीनती हूं आज। सावित्री जी इतने वर्ष बेटे बहू की नौकरानी बनकर रही थी, मगर फिर भी बेटे बहू ने उनकी अहमियत नहीं समझी और उनकी नौबत वृद्धाश्रम तक पहुंचा दी। आज सावित्री जी इतनी कठोर दिल हो गई थी कि उन्हें बेटे बहू का मुंह तक देखने का मन नहीं कर रहा था। महेश और काव्या को अपनी गलती का पछतावा था, क्योंकि अब उन्हें ये घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ रहा था। दोस्तों, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, मगर जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। जो बेटे बहू अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।